हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्लो लर्नर्स के बारे में पढ़ेंगे। स्लो लर्नर्स यानी धीमी गति से सीखने वाले बच्चे जिन्हें हम कह सकते हैं। मीनिंग क्या है स्लो लर्नर्स का? ए स्लो लर्नर इज वन whose capacity for learning is limited and who is slow in their learning in comparison to the children of their age and grade। यानी हम कह सकते हैं कि मंद गति, अधिगम या धीमी गति से सीखने वाले बच्चे वे हैं जिनके सीखने की क्षमता सीमित है और जो अपनी हम उम्र और अब सहपाठियों से सीखने में पीछे हैं या धीमे हैं। यानी वो धीमी गति से सीखने हैं अपने साथ धीमी गति से सीखते हैं अपने साथ वाले बच्चों से। The backward child is a slow learner and he finds it difficult to keep pace with the normal child in his school work। यानी जो पिछड़ा बालक है उसको भी हम एक धीमी गति से सीखने वाला बालक कह सकते हैं। उसको स्कूल कार्य में सामान्य बालक से अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। Taking only IQ into consideration, we cannot call a child who is a slow learner mentally retarded. On the whole, the only difference between a slow learner and the average child is a slower rate। यानी हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ बुद्धि लब्धि यानी इंटेलिजेंस कोशेंट के आधार पे हम ये नहीं कह सकते कि कोई बच्चा मंद गति का है या मानसिक मंदता से पीड़ित है। एक जो मंद गति यानी धीमी गति से सीखने वाला जो अधिगम करता या बच्चा होता है वो एक औसत बालक से सिर्फ इस चीज़ में से फर्क करता है, इस चीज़ में उसका अंतर होता है कि वह धीमी गति से सीखता है उसके कंपैरिजन में। यानी उसका सीखने की गति जो होती है उसकी वो धीमी होती है एक नॉर्मल बच्चे से। ए स्लो लर्नर इज ए चाइल्ड ऑफ बिलो एवरेज इंटेलिजेंस। यानी जो धीमी गति से सीखने वाला जो बच्चा होता है उसका इंटेलिजेंस लेवल एवरेज से नीचे होता है। Whose thinking skills have developed significantly more slowly than the norm for his or her age। This child will go through the same basic developmental stages as other children, but will do so at a significantly slower rate। ऐसे बच्चों का जो चिंतन क्षमता होती है यानी चिंतन कौशल का विकास जो होता है दूसरे बच्चों से कम होता है, लेकिन ये बच्चा भी उन्हीं सभी विकास की अवस्थाओं से गुजरता है जिनसे एक नॉर्मल बच्चा गुजरता है, लेकिन इनकी डेवलपमेंट का रेट जो होता है वो स्लो होता है एज कंपेयर टू ए नॉर्मल चाइल्ड। स्लो लर्नर्स आर चिल्ड्रन हु आर डूइंग पुअरली इन स्कूल येट आर नॉट एलिजिबल फॉर स्पेशल एजुकेशन। Their intelligence test scores are too high for consideration as a child with mental retardation। ऐसे बच्चे स्कूल में जो परफॉर्मेंस उनकी होती है वो पुअर होती है, लेकिन फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि इनको विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता है। इनका इंटेलिजेंस स्कोर इतना भी लो नहीं होता कि हम इन्हें मेंटली रिटार्डेड कहें, लेकिन इतना हाई भी नहीं होता कि हम इन्हें एवरेज बच्चों के साथ काउंट करें। यानी इट लाइज देयर इंटेलेक्चुअल स्कोर यानी इंटेलिजेंस स्कोर लाइज बिटवीन इंटेलिजेंस कोशेंट लाइज बिटवीन ए नॉर्मल चाइल्ड एंड ए मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषताएं हैं ऐसे बच्चों की। जो स्लो लर्नर्स होते हैं इनकी लिमिटेड कॉग्निटिव कैपेसिटी होती है, यानी इनकी ज्ञानात्मक क्षमता सीमित होती है। अब कॉग्निटिव कैपेसिटी का मतलब होता है कि सीखने की क्षमता, यानी उसका जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है वो लिमिटेड है नॉर्मल बच्चे के कंपैरिजन में। इनका IQ स्कोर 70 और 90 के बीच में होता है। जैसा मैंने अभी बताया कि ना तो ये मेंटली रिटार्डेड होते हैं ना ही एवरेज बच्चे होते हैं। एवरेज का IQ जनरली हम साइकोलॉजिकली देखें तो 90 और 110 के बीच में होता है, लेकिन इनका 70 और 90 के बीच में, यानी ये एवरेज से बिलो हैं। और मेंटली रिटार्डेड जो बच्चे होते हैं उनका IQ 70 से नीचे हम लेके चलते हैं, तो ये इन दोनों के बीच में लाई करते हैं। ना तो ये मेंटली रिटार्डेड हैं और ना ही हम इनको नॉर्मल कह सकते हैं। उनके कंपैरिजन में यानी एवरेज बच्चे के कंपैरिजन में इनका IQ लेवल कम होता है। इनका जो लर्निंग का रेट है वो स्लो है, धीमे सीखते हैं, धीमी गति से सीखते हैं, इसीलिए हम इनको मंद गति अधिगम करता कहते हैं। लेकिन फिजिकल अपीयरेंस यानी कि देखने में ये नॉर्मल बच्चे जैसे ही लगते हैं। हम सिर्फ देख के ये नहीं कह सकते कि ये बच्चा स्लो लर्नर होगा। इन बच्चों का
ये बच्चे नॉर्मल बच्चे, अपनी उम्र के जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उनके जितनी स्पीड नहीं ले पाते हैं सीखने में, यानी इनका जो रेट होता है सीखने का या डेवलपमेंट का वो नॉर्मल बच्चों से कहीं कम होता है। इनको एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग के बजाय कंक्रीट लर्निंग अच्छी लगती है, यानी कंक्रीट चीज़ों से ये आसानी से सीखते हैं बजाय कि एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग कॉन्सेप्ट्स को दिखा के अगर हम इन्हें चीज़ें सिखाएंगे तो ये जल्दी समझेंगे बजाय कि हम वर्बल इंस्ट्रक्शन इनको दें। लेकिन इनकी मेमोरी पुअर होती है, बहुत लंबे समय तक और बहुत जल्दी रिटेन नहीं कर सकते सीखी हुई चीज़ों को ये, यानी दे फेस डिफिकल्टी इन रिटेनिंग व्हाट दे हैव लर्नड। कंसंट्रेशन पावर भी कम होती है ऐसे बच्चों की, क्योंकि इनका अटेंशन स्पैन कम होता है, ये थोड़ी देर के लिए ध्यान आकर्षित कर सकते हैं, फिर इनका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। मोटिवेशन लेवल भी पुअर होता है इनका, क्योंकि बार बार ये दूसरे बच्चों से पिछड़ जाते हैं, फेलियर का सामना करते हैं, इस वजह से कम मोटिवेटेड होते हैं, पुअर मोटिवेशन ही बच्चों की होती है। लैंग्वेज के थ्रू अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने में ये सक्षम नहीं है, कहीं ना कहीं इन्हें दिक्कत होती है भाषा के रूप में अपने आप को, अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करना। इनकी इमेजिनेशन और फोरसाइट भी कम होती है नॉर्मल बच्चे के कंपैरिजन में, यानी हाईली इमेजिनेटिव नहीं होते हैं, और क्योंकि इमेजिनेशन पावर बहुत ज़्यादा हाई नहीं होती तो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव भी नहीं होते, क्रिएटिव होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा हाई लेवल क्रिएटिविटी का इनमें नहीं होता। और फोरसाइट यानी फ्यूचर के बारे में भी बहुत ज़्यादा ये नहीं सोचते हैं। इनका जो अचीवमेंट टेस्ट का स्कोर होता है वो भी पुअर होता है, कम स्कोर आता है इनका नॉर्मल बच्चों के कंपैरिजन में। मल्टी स्टेप डायरेक्शंस को फॉलो करने में इन्हें दिक्कत आती है। अगर हम एक साथ इनको बहुत सारे डायरेक्शंस दे दें या बहुत लंबा क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप बहुत सारे स्टेप्स एक साथ बता दें तो इन्हें समझ में नहीं आएगा, तो एक एक करके हम इनको डायरेक्शंस दें तो इन्हें समझ में आ जाता है। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग बिकम्स इम्पॉसिबल फॉर स्लो लर्नर्स। लर्निंग का ट्रांसफ़र यानी जो सीखी हुई चीज़ है उसको ये इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, अप्लाई नहीं कर पाते हैं, एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में उस लर्निंग का ट्रांसफ़र करने में भी इन्हें दिक्कत आती है। इनका दूसरे लोगों के साथ जो संबंध होता है वो भी मेच्योर रिलेशंस नहीं होता, यानी कि बहुत अच्छे रिलेशन इनके डेवलप नहीं हो पाते हैं, कहीं ना कहीं ये दूसरों से अपने आप को कट ऑफ रखने की कोशिश करते हैं। इनमें जजमेंटल एबिलिटी और कॉमन सेंस की कुछ कमी पाई जाती है। हाईली डिस्ट्रक्टेबल होते हैं, बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है इनका माइंड, और पुअर जजमेंट होती है, कॉमन सेंस भी ऐसे बच्चों में नॉर्मल बच्चे के कंपैरिजन में कम होती है। वर्बल डायरेक्शंस को समझने में इन्हें दिक्कत आती है, जैसे हमने पहले बताया था ना, कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग में से कंक्रीट को प्रेफर करते हैं, तो एब्स्ट्रैक्ट या वर्बल डायरेक्शंस को वर्बली हम सिर्फ बताएंगे इन्हें तो इन्हें समझने में दिक्कत आती है। they prefer learning in part as whole learning। बहुत सारा कंटेंट एक साथ पढ़ने की बजाय ये छोटे छोटे चंक्स में, पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ना प्रेफर करते हैं। ओरल एक्सप्रेशंस और ओरल कंप्यूटेशंस इनकी पुअर होती हैं, जैसे मैथमेटिक्स में अगर मेंटल कैलकुलेशंस या ओरल कैलकुलेशन इन्हें करनी पड़ जाए तो उसमें इन्हें दिक्कत आती है। इवन छोटी छोटी कैलकुलेशंस को भी ये नोटबुक पे करके देखते हैं। दे हैव लो सेल्फ कंसेप्ट। अब ये सारी चीज़ें क्योंकि पुअर एक्सप्रेशंस हैं इनके, ओरल कंप्यूटेशंस नहीं कर सकते, मल्टी स्टेप डायरेक्शंस फॉलो नहीं कर सकते, और जिस वजह से इनका लर्निंग का रेट स्लो होता है नॉर्मल बच्चों के कंपैरिजन में, तो कहीं ना कहीं इनका जो कॉन्फिडेंस लेवल या इनका जो सेल्फ कंसेप्ट है वो लो हो जाता है और अपने आप को ये कम समझने लग जाते हैं। अब इन ऐसे बच्चों को हम आइडेंटिफाई और डायग्नोज कैसे करें? बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास जिससे हम ऐसे बच्चों को पहचान सकते हैं या इनकी डिफ़िकल्टीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। एक तरीका है अचीवमेंट टेस्ट का। हम बच्चे का अचीवमेंट टेस्ट करके ये पता लगा सकते हैं कि अगर कंसिस्टेंटली लगातार उस बच्चे का अचीवमेंट लेवल लो आ रहा है नॉर्मल बच्चे के कंपैरिजन में, तो वो बच्चा स्लो लर्नर हो सकता है। अभी हमने ये नहीं कहा कि है, हो सकता है, मे बी। दूसरा टेस्ट है इंटेलिजेंस टेस्ट, यानी इंटेलिजेंस टेस्ट की हेल्प से हम बच्चे का आईक्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, और अगर ऐसे बच्चे का आईक्यू मेंटली रिटार्डेड से ज़्यादा और नॉर्मल बच्चे से कम आता है तो ही और शी में बी ए स्लो लर्नर।
इसी तरह से बच्चे का मेडिकल एग्जामिनेशन करवा सकते हैं, यानी कि उसका फिजिकल और मेडिकल एग्जामिनेशन करवा के हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसमें किसी तरह की कोई डिजीज़ या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जिसके कारण इसे सीखने में दिक्कत आ रही है, ये धीमे सीख पा रहा है। कोई मेंटल इलनेस भी हो सकती है, तो वो एग्जामिनेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं, उससे पता लगा सकते हैं कि बच्चा स्लो लर्नर है या नहीं है। फिर कुछ साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं, जैसे उसके इंटरेस्ट के टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्टिंग, अचीवमेंट लेवल का टेस्ट, मोटिवेशन टेस्ट, इस तरह के टेस्ट जो हैं, या टेंशन स्पैन के लिए टेस्टिंग कर सकते हैं, उसके इमोशनल बिहेवियर की टेस्टिंग हम कर सकते हैं। उससे भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि बच्चा स्लो लर्नर है या नहीं है। ऑब्जर्वेशन भी एक मेथड है ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई करने का। ये ऑब्जर्वेशन टीचर्स, पेरेंट्स, फ्रेंड्स किसी की भी हो सकती है। पेरेंट्स भी बता सकते हैं घर में उसकी एक्टिविटीज़ या परफॉर्मेंस कैसी है। टीचर्स क्लासरूम एक्टिविटीज़ या प्लेग्राउंड की एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व करके ये बता सकते हैं कि इस बच्चे में स्लो लर्निंग के सिम्टम्स हैं या नहीं है, ये बच्चा स्लो लर्नर है या नहीं है। डेली असेसमेंट बेसिस पे, डेली असेसमेंट का मतलब हो गया कि जैसे क्लास में जो काम करवाया, बच्चे को होमवर्क दिया, ड्रिल वर्क दिया, कोई प्रोजेक्ट दिया, इस तरह के जो काम दिए जाते हैं उनको किस तरीके से वो परफॉर्म कर रहा है। अगर वो पुअरली परफॉर्म कर रहा है, अच्छे से नहीं कर पा रहा है, तो वो बच्चा स्लो लर्नर हो सकता है। फिर बच्चे के क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड एक कंप्लीट रिकॉर्ड होता है बच्चे का जो स्कूल में अवेलेबल होता है। उस रिकॉर्ड से हम उसकी पास्ट हिस्ट्री को भी देख सकते हैं कि अब तक की उसकी परफॉर्मेंसेस कैसी रही हैं, क्या जो है किस तरह से वो क्लासरूम में या दूसरी एक्टिविटीज़ में परफॉर्म कर रहा है। उससे भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये बच्चा स्लो लर्नर है या नहीं है। फिर केस स्टडी या केस हिस्ट्री भी हम इसे कह सकते हैं। उसकी पास्ट और प्रेजेंट की इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करके भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बच्चा स्लो लर्नर है या नहीं है। और फिर हम डायग्नोस्टिक टेस्ट की हेल्प से, जिससे हम डिफ़िकल्टीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस तरह की डिफ़िकल्टीज़ का ये बच्चा सामना करता है। तो डिफ़िकल्टीज़ क्या हैं, उसके आधार पे हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये बच्चा धीमी गति से सीखने वाले यानी स्लो लर्नर है या नहीं है। इसके अलावा हम अचीवमेंट कोशेंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चे का, यानी उपलब्धि हम निकाल सकते हैं। अगर उसका अचीवमेंट कोशेंट कम आता है नॉर्मल बच्चे से, एक स्टैंडर्डाइज अचीवमेंट टेस्ट की हेल्प से, तो हम ये कह सकते हैं कि ये बच्चा स्लो लर्नर हो सकता है। फिर ये जो स्लो लर्निंग है, इसके कारण क्या है, व्हाट आर द कॉजेस रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग चिल्ड्रन स्लो लर्नर, क्या कारण हो सकते हैं इसके। सबसे पहला कारण हम मान के चलते हैं हेरिडिटी यानी वंशानुक्रम। वंशानुक्रम जो होता है यानी कि जो हमारे पूर्वज या हमारे माता पिता हैं उनसे किस तरह के जीन्स या क्रोमोसोम्स हमें ट्रांसफ़र हुए हैं, जिस वजह से हमें ये प्रॉब्लम हुई है। अगर हमारे पूर्वज या हमारे माता पिता में से किसी को ये प्रॉब्लम थी, यानी कोई पहले से स्लो लर्नर है और उनके डिफेक्टिव जीन्स बच्चे में ट्रांसफ़र हो गए हैं, तो इस वजह से भी बच्चा स्लो लर्नर हो सकता है। फिर मैल न्यूट्रिशन बिफोर एंड आफ्टर बर्थ, कुपोषण का शिकार हो सकता है बच्चा जन्म से पहले, यानी माँ के गर्भ में अगर बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिला या जन्म के बाद जो ग्रोइंग स्टेज थी उस वक्त उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिला और मैल न्यूट्रिशन का शिकार हो गया, कुपोषण का शिकार हो गया, उस वजह से भी उस बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हैम्पर कर सकती है और उसमें मेंटल डेवलपमेंट भी आ सकती है। तो ये भी एक कारण हो सकता है स्लो लर्निंग का। अल्कोहल या ड्रग कंजम्पशन मदर अगर करती है प्रेगनेंसी के दौरान, तो उस वजह से भी बच्चे को हार्म हो सकता है और बच्चा स्लो लर्नर हो सकता है। ये सारे हमने जो है फैक्टर्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी किए थे, कहीं ना कहीं वही फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं स्लो लर्निंग के लिए भी। कोई अगर मेडिकल प्रॉब्लम है बच्चे को जन्म से पहले या जन्म के बाद, कोई किसी तरह की कोई मेडिकल प्रॉब्लम अगर हो जाती है, तो उस वजह से भी बच्चे को स्लो लर्निंग हो सकती है। वो मेडिकल प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि मान लिया बच्चे को किसी तरह की कोई बीमारी थी या उसके किसी तरह की कोई इंजरी हो गई थी, तो ये जन्म से पहले और जन्म के बाद दोनों चीज़ें अफेक्ट करती हैं बच्चे को। तो अगर ऐसा कोई कुछ
कॉज है कि उसको कोई मेडिकल प्रॉब्लम थी जन्म से पहले और जन्म के लेने के बाद, तो भी स्लो लर्निंग हो सकती है। इवन ड्यूरिंग बर्थ भी बहुत बार मैंने पहले भी जैसे बताया था कि अगर ऑक्सीजन की कमी बच्चे में हो जाती है जन्म के दौरान, तो उस वजह से उस बच्चे के दिमाग पे असर पड़ता है, तो वो भी एक कारण स्लो लर्निंग का हो सकता है। किसी तरह का अगर कोई फिजिकल डिफेक्ट बच्चे में है, यानी शारीरिक रूप से अगर उसमें कोई डिफेक्ट है, तो भी बच्चे को जो है स्लो लर्निंग, वो भी एक कॉज हो सकता है स्लो लर्निंग का। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी अफेक्ट कर सकते हैं। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में आगे अगर आपका सोशल और कल्चरल एनवायरनमेंट जो है वो सही नहीं है, या आपकी लर्निंग सिचुएशंस प्रॉपर नहीं हैं, तो वो भी जो है एक नेगेटिव इफेक्ट बच्चे की डेवलपमेंट पे डाल सकती है। यानी कि उसका जो इमोशनल और टेम्परामेंटल सेटअप है वो कैसा है, उसकी वजह से भी बच्चा स्लो लर्नर हो सकता है। फिर बच्चे के परिवार का वातावरण यानी फैमिली एनवायरनमेंट, अगर फैमिली एनवायरनमेंट जो है अप्रोप्रिएट नहीं है, कंड्यूसिव नहीं है, उसकी बेसिक नीड्स फुलफिल नहीं हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी बच्चे की डेवलपमेंट को अफेक्ट कर सकता है, और उसी वजह से उसमें स्लो लर्निंग भी हो सकती है। इसी तरह से अगर स्कूल एनवायरनमेंट जो है वो कंड्यूसिव नहीं है, अप्रोप्रिएट नहीं है, स्कूल में कहीं ना कहीं जो है भेदभाव होता है, मार्जिनलाइज किया हुआ है बच्चे को, या सही तरीके से जो है ट्रीट नहीं किया जाता, तो उस वजह से भी, या टीचर का बिहेवियर प्रॉपर नहीं है, तो भी बच्चे में स्लो लर्निंग का, ये भी एक स्लो लर्निंग का कारण हो सकता है। इम्प्रॉपर मेथड्स ऑफ टीचिंग, अगर टीचर का पढ़ाने का तरीका नहीं है तो कहीं ना कहीं ये भी एक कॉज हो सकता है स्लो लर्निंग का। बच्चे का अगर मान लिया पहले से इंटेलेक्चुअल लेवल नॉर्मल से थोड़ा सा कम है और उसको सही तरीके से पढ़ाया भी नहीं जा रहा, जो विधियां हैं पढ़ाने की वो भी सही नहीं है, तो भी बच्चा स्लो लर्नर हो सकता है। तो दीज आर मेन कॉजेस फॉर स्लो लर्निंग। फिर रेमेडियल मेजर्स आते हैं। अब रेमेडियल मेजर्स किस बेस पे होंगे? ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पॉन्सिबल कॉजेस। जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था, हम जब शुरू में मीनिंग की बात की थी, तो हमने कहा था कि एक टर्म मैंने यूज़ की थी, बैकवर्ड और मेंटली रिटार्डेड। जो बैकवर्ड बच्चे होते हैं और स्लो लर्नर होते हैं वो एक नहीं होते, उनमें डिफरेंस होता है। बैकवर्ड बच्चों का आईक्यू लेवल, स्लो लर्नर बच्चों का आईक्यू लेवल जो है वो बिलो से कम होता है, लेकिन जो बैकवर्ड बच्चा होता है उसका आईक्यू नॉर्मल होते हुए भी वो पिछड़ सकता है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि बैकवर्ड बच्चा स्लो लर्नर ही होगा, बैकवर्ड स्लो लर्नर हो भी सकता है, लेकिन अगर उसको सही परिस्थितियाँ दी जाएं तो वो नॉर्मल बच्चे की तरह काम कर सकता है, लेकिन स्लो लर्निंग में ये पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम होती है। दूसरी तरफ मेंटली रिटार्डेड, जिनका आईक्यू जो है वो 70 से नीचे होता है, ऐसे बच्चों को स्पेशल एजुकेशन की ज़रूरत होती है, लेकिन स्लो लर्नर्स को स्पेशल एजुकेशन की ज़रूरत नहीं होती। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हम मेजर्स की बात कर रहे हैं, तो उस हिसाब से हम इनके लिए रेमेडियल मेजर्स डिसाइड करेंगे, क्या कॉजेज़ हैं और क्या डिफरेंस है बैकवर्ड और मेंटली रिटार्डेड में। तो जो डिफरेंट रेमेडियल मेजर्स हैं उनको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक प्रिवेंटिव मेजर्स, क्यूरेटिव मेजर्स और एजुकेशनल मेजर्स। प्रिवेंटिव मेजर्स जो हैं वो स्लो लर्निंग होने से पहले हैं। क्यूरेटिव मेजर्स, स्लो लर्नर है यानी उसमें ये सिम्टम्स आ गए हैं तो उसके बाद हमने क्या क्योर करनी है। और एजुकेशनल मेजर्स जो हम स्कूल में प्रोवाइड, इंस्टीट्यूशंस में प्रोवाइड कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम प्रिवेंटिव मेजर्स की बात करते हैं, यानी रोकथाम जिसकी हम बात कर रहे हैं कि स्लो लर्निंग हो ही ना, ऐसा क्या किया जाए। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जो प्रेग्नेंट मदर्स हैं, क्योंकि हमने कॉजेज़ में बताए थे कि अगर बच्चे को जन्म से पहले मेल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है, या मदर अल्कोहल कंजम्पशन करती है, किसी तरह की ड्रग लेती है, तो स्लो लर्निंग हो सकती है। तो हम मदर को एडवाइस कर सकते हैं, प्रेग्नेंट मदर्स को, कि वो किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं इन चीज़ों को। वो न्यूट्रिएंट फूड लें, इस तरह की कोई अल्कोहल या ड्रग कंजम्पशन वो ना करें, या प्रॉपर केयर प्रेगनेंसी के दौरान वो करें, तो स्लो लर्निंग को रोका जा सकता है। केयर शुड बी टेकन एट द टाइम ऑफ बर्थ। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जन्म के समय कोई इंजरी हो जाती है, हेड इंजरी, इंस्ट्रूमेंट
की वजह से या किसी और कारण से, या जैसे मैंने बताया था ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो भी स्लो लर्निंग हो सकती है। तो हमें ध्यान रखना होगा जन्म के समय कि किसी तरह का कोई इंस्ट्रूमेंट हार्म ना करे बच्चे को, ना उसके नर्वस सिस्टम को हार्म ना करे, और ऑक्सीजन की कमी ना हो, हाइजीनिक कंडीशंस हों, तो भी हम रोक सकते हैं स्लो लर्निंग को। डेवलपमेंटल स्टेजेस में हम अगर प्रॉपर नरिशमेंट बच्चे को देते हैं, यानी कि जब वो विकसित हो रहा है जन्म के बाद या जन्म के दौरान भी हम कह सकते हैं न्यूट्रिएंट फूड उसे प्रोवाइड करें, लेकिन डिफरेंट स्टेजेस में जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसको अगर प्रॉपर नरिशमेंट दी जाए, जितनी उसको आवश्यकता है चीज़ों की, जो एक पौष्टिक भोजन या बैलेंस डाइट की हम बात करते हैं, वो उसे अगर दिया जाए तो भी स्लो लर्निंग को रोका जा सकता है। उसके परिवार का वातावरण सही होना चाहिए, प्रतिकूल वातावरण होना चाहिए। प्रतिकूल वातावरण प्रतिकूल वातावरण ना हो, अनुकूल वातावरण हम उन्हें प्रोवाइड करें। अब अप्रोप्रिएट फैमिली एनवायरनमेंट का मतलब है कि उसे इमोशनल टेम्परामेंटल एनवायरनमेंट भी प्रॉपर दिया जाए, प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर फूड उन्हें प्रोवाइड किया जाए, उनकी बेसिक नीड्स को फुलफिल किया जाए, तो स्लो लर्निंग के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। यहाँ अप्रोप्रिएट स्कूल एनवायरनमेंट एक्चुअली आना था। अगर हम स्कूल एनवायरनमेंट की बात करें तो हम एक प्रॉपर जो अप्रोप्रिएट स्कूल एनवायरनमेंट हम बच्चे को दे दें, किसी तरह की कोई मार्जिनलाइजेशन ना हो, किसी तरह का कोई भेदभाव ना हो, स्कूल में टीचर का बिहेवियर भी अच्छा हो, तो भी हम इन कॉजेज़ को रोक सकते हैं। फिर क्यूरेटिव मेजर्स हैं, यानी कि अगर स्लो लर्नर है बच्चा, उसमें हो गए हैं सिम्टम्स हमें मिल रहे हैं, तो हम किस तरह की क्योर करें, देखभाल जिसे हम कह सकते हैं। इसमें हम मेडिकल प्रोविजंस प्रोवाइड कर सकते हैं। अब फिर मैंने बताया यहाँ कॉज देखना है। अगर स्लो लर्निंग का कॉज मेडिकल फैक्टर है, जैसे न्यूरोलॉजिकल मैल फंक्शनिंग या कोई फिजिकल डिफेक्ट की वजह से बच्चे में स्लो लर्निंग है, तो हमें उसे उसका रेगुलर मेडिकल चेकअप करवाना चाहिए, ध्यान देना चाहिए इस चीज़ पे, या ऐसे बच्चों का टाइमली ट्रीटमेंट अगर हम प्रोवाइड कर देते हैं तो हम कहीं ना कहीं उनकी हेल्प कर सकते हैं। दूसरे बिहेवियर मेजर्स हैं, जहाँ पे स्लो लर्निंग का कॉज इमोशनल और टेम्परामेंटल प्रॉब्लम्स हैं, जो कि मैल एडजस्टमेंट की वजह से हुई हैं, बच्चा प्रॉपरली एडजस्ट नहीं कर पा रहा है या उसको इस तरह का एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं किया गया है, तो उसके लिए भी हम, अगर ये कॉज है स्लो लर्निंग का, तो हम क्या कर सकते हैं, पेरेंट्स और टीचर्स को प्रॉपर एनकरेजमेंट देनी पड़ेगी बच्चे को, उसको अर्ली आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये बच्चा स्लो लर्नर है, ताकि हम उसमें उसकी प्रॉपरली क्योर कर सकें। काउंसलिंग सर्विसेज भी हमें उन्हें प्रोवाइड करनी चाहिए। यहाँ पे पेरेंट्स और लर्नर दोनों की काउंसलिंग की बात हो रही। पेरेंट्स को काउंसिल करना है कि उन्हें ये बताना है कि आपका बच्चा स्लो लर्नर है, एंड उनको हमें मोटिवेट करना है कि वो अपने बच्चे को एक्सेप्ट करें जैसा वो है, ताकि वो प्रॉपर केयर कर सकें, उसकी हेल्प कर सकें, उसको एनकरेजमेंट दे सके। दूसरा, बच्चे की काउंसलिंग की बात हो रही है कि अगर बच्चा स्लो लर्नर है और उसको वो सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं काउंसलर उनको मोटिवेट करे कि ये नॉर्मल है, और उसके साथ साथ आप किस तरह से डेवलप कर सकते हैं, तो काउंसलिंग प्रोविजंस भी हम दे सकते हैं। ये कुछ क्यूरेटिव मेजर्स थे। फिर एजुकेशनल मेजर्स हैं, यानी एक टीचर का क्या रोल हो, स्कूल का क्या रोल हो। यहाँ पे टीचर के रोल की हम बात कर रहे हैं, तो ग्रेडेशन ऑफ टीचर मटेरियल में बी केयरफुली डन, टेकिंग द कैपेसिटी एंड रिक्वायरमेंट ऑफ चिल्ड्रन इनटू कंसिडरेशन। यानी जो टीचर मटेरियल प्रोवाइड करे, वो प्रोवाइड करते हुए टीचर को ये ध्यान रखना है कि बच्चे की कैपेसिटी क्या है, क्या उसकी ज़रूरतें हैं, उस हिसाब से ही उस बच्चे को मटेरियल प्रोवाइड किया जाए। अब यहाँ पे लंबे लेसन्स पढ़ाने के बजाय, नहीं होल की बजाय पार्ट में अगर हम डिवाइड करके मटेरियल प्रोवाइड करें, यानी शॉर्ट फ्रीक्वेंट लेसन शुड बी इंट्रोड्यूस इंस्टेड ऑफ लॉन्ग लेसन्स। थोड़ा थोड़ा करके उनको पढ़ाया जाए, बजाय कि उनके लिए 1 घंटे का लेक्चर हो या 40 मिनट्स का हो, हम 20 मिनट्स 15 मिनट्स का लेक्चर ले सकते हैं, ताकि वो जितना सीखें वो अच्छे से सीख पाएँ। Experts should be aware of the fact that a friendly approach in remedial teaching is highly conducive. यहाँ पे टीचर की बात हो रही है, यानी टीचर शुड बी सिंपैथेटिक एंड फ्रेंडली टू सच टाइप ऑफ चिल्ड्रन। अगर वो उनके साथ फ्रेंडली बिहेवियर शो करेंगे, सिंपैथेटिक होंगे, तो बच्चे को कहीं ना कहीं हौसला मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगी। तो ये भी रेमेडियल टीचिंग का ही एक पार्ट है।
बच्चे में इंटरेस्ट जनरेट करना है, उसमें सोशल स्किल्स और कॉन्फिडेंस डेवलप करनी है। और इसके लिए हमें क्या करना है, क्योंकि ये बच्चे पढ़ाई में पिछड़े होते हैं, ज़रूरी नहीं बाकी चीज़ों में भी पिछड़ेंगे, तो पढ़ाई के अलावा जो दूसरी एक्टिविटीज़ हैं उनको प्रायोरिटी देनी चाहिए, जैसे आर्ट, म्यूज़िक या ड्रामा। इस तरह की एक्टिविटीज़ में अगर इन बच्चों को पार्टिसिपेट करवाया जाए तो कहीं ना कहीं इनमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होगी, इनमें सोशल स्किल्स की डेवलपमेंट होगी और इनमें डिफरेंट इंटरेस्ट जनरेट हो सकते हैं। प्रैक्टिस, ड्रिल एंड रिव्यू शुड बी गिवन इंपॉर्टेंस बाय टीचर वाइल डीलिंग विद स्लो लर्नर्स। स्लो लर्नर्स के साथ डील करते हुए हमें ध्यान रखना है कि इनको बार बार प्रैक्टिस और ड्रिल वर्क करवाया जाए, रिव्यू करवाया जाए मटेरियल को बार बार, क्योंकि हमने शुरू में कहा था कि इनकी मेमोरी पुअर होती है और लॉन्ग टर्म मेमोरी में दिक्कत इनको आती है, तो इस वजह से ये भूल जाते हैं, चीज़ों को याद नहीं रख पाते। तो बार बार अगर हम प्रैक्टिस करवाएंगे तो कहीं ना कहीं ये चीज़ों को याद रख सकते हैं। Repetition and direction should also be emphasized। बार बार रिपीट करें चीज़ों को, और प्रॉपर डायरेक्शंस अगर हम दें, डायरेक्शन का मतलब है सिस्टमेटिक वे में अगर इनको प्रेजेंट करके दें मटेरियल और बार बार रिपीट करें चीज़ों को, तो ये इजीली लर्न कर सकते हैं। इनके लिए जो करिकुलम है वो फ्लेक्सिबल और डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। फ्लेक्सिबल करिकुलम का मतलब है कि जो रिजिड करिकुलम है नॉर्मल बच्चे के लिए, सिर्फ उसी को हम फॉलो ना करें, कहीं ना कहीं मॉडिफिकेशन हम कर पाएँ इनके अकॉर्डिंग, कि नीड्स और रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। और डाइवर्सिफाइड करिकुलम का मतलब हो गया कि करिकुलम शुड नॉट बी बेस्ड ऑन स्कॉलिस्टिक एक्टिविटीज़ ओनली, इसमें को स्कॉलिस्टिक एक्टिविटीज़ को भी इन्वॉल्व किया जाए और फिर बच्चे के इंटरेस्ट को फाइंड आउट करके कि किस तरह के इसके इंटरेस्ट हैं, आर्ट, ड्रामा, म्यूज़िक, प्ले, स्पोर्ट्स, किस में इसके इंटरेस्ट हैं, उन एक्टिविटीज़ में इनको पार्टिसिपेट करने के लिए मोटिवेट किया जाए ताकि ये उसमें एक्सेल कर सकें। क्योंकि ऐसे बच्चों की जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है वो कम होती है और कंक्रीट चीज़ों से ही सीख सकते हैं, तो हो सके तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियो विजुअल एड्स का यूज़ करना चाहिए। इंडिविजुअल अटेंशन पे करना ज़रूरी है ऐसे बच्चों को, क्योंकि अगर इंडिविजुअल अटेंशन हम बच्चे को पे नहीं करेंगे तो वो अपने आप को अकेला महसूस करने लग जाएगा और हमें पता नहीं चलेगा कि कहाँ ये पिछड़ रहा है। तो जो स्लो लर्नर्स होते हैं, अगर हम अकेले बच्चे पे उस पर ध्यान देते हैं या उसको एक्स्ट्रा टाइम प्रोवाइड करते हैं तो हम उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। मल्टीमीडिया अप्रोच शुड बी अडॉप्टेड। एक ही तरह के मेथड्स का यूज़ ना करें, डिफरेंट मेथड्स का यूज़ करें, और वो मेथड्स भी किसके अकॉर्डिंग होने चाहिए, स्लो लर्नर्स के अकॉर्डिंग। किन तरीक़ों से ये समझ सकते हैं, कभी हमने प्रोजेक्ट मेथड से करवा दिया, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हमने करवा दी, एक्सपेरिमेंटेशन करवा दी, जितना हो सके कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स का हम यूज़ करें ऐसे बच्चों के लिए। तो हम एक सिर्फ लेक्चर मेथड का यूज़ ना करके डेमोन्स्ट्रेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, एक्टिविटी या और जो मेथड्स जिनमें बच्चों की खुद की इन्वॉल्वमेंट, वैसे मेथड्स का हम यूज़ कर सकते हैं, हमको अडॉप्ट कर सकते हैं इनकी हेल्प करने के लिए। ऐसे बच्चों के साथ क्लासरूम में डील कैसे करना है। अब इन बच्चों का सेल्फ कंसेप्ट लो होता है, मोटिवेशन लेवल भी लो होता है, तो हमें क्या करना है, इनके एफर्ट्स को प्रेज करना है, एबिलिटी को प्रेज नहीं करना है। अब इनमें एबिलिटी नॉर्मल बच्चों से कम है, लेकिन एफर्ट्स अगर ये करते हैं तो वी हैव टू एनकरेज देम, हमें उनकी प्रेज करनी है ताकि उन्हें मोटिवेशन मिले। हमने ये बताना है कि फेलियर तो हमारी लाइफ का नेचुरल पार्ट है लर्निंग का, पढ़ेंगे तो फेल होंगे ना, तो फेलियर को हमने एक बूंद नहीं मानना है कि हम बच्चे को ये कहें कि आप फेल हो रहे हैं बार बार, नहीं, फेल होना तो पार्ट है, आप पढ़ेंगे तो फेल होंगे ना, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। डोंट टेक स्टडी स्किल्स ग्रांटेड, सिर्फ स्टडी पे फोकस नहीं करना, स्टडी के अलावा भी एक्टिविटीज़ हैं लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें वो परफॉर्म कर सकते हैं, ऐसा उनके साथ ट्रीट करना है। उन्हें बताना है कि सिर्फ पढ़ाई लिखाई से काम नहीं चलता, पढ़ाई लिखाई के अलावा बहुत कुछ है और आप वो सब कर सकते हैं। शो फेथ और कॉन्फिडेंस इन देम, उन्हें लगना चाहिए कि टीचर हम पे विश्वास करते हैं कि हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं। डोंट ब्लेम देम फॉर देयर पुअर परफॉर्मेंस, अगर वो पुअरली परफॉर्म कर रहे हैं तो बार बार उनको नहीं कहना तुम नहीं कर सकते, तुम क्या कर रहे हो, तुम हमेशा ही ऐसा करते हो, नहीं, उनको ब्लेम नहीं करना है बल्कि मोटिवेशन देनी है। असाइन देम सिंपल टास्क सो दैट दे मे टेस्ट द फ्रूट ऑफ सक्सेस, दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में थोड़ा आसान काम दे दो उनको ताकि जिसे वो कर सकें, और जब वो उसको करेंगे तो उनको अलग ही खुशी मिलेगी, उनको लगेगा कि हम भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो जो फेलियर का कंसेप्ट है उनके माइंड से वो हम दूर कर सकते हैं।
तो ये अलग अलग टेक्निक्स हैं जिससे हम बच्चों के साथ, ऐसे बच्चों के साथ क्लासरूम में डील कर सकते हैं। यानी उनकी एबिलिटी की बजाय उनके एफर्ट्स, अगर वो एफर्ट्स कर रहे हैं उनको प्रेज़ करें कि हाँ बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। फेलियर को निगलेक्ट कर दें। स्टडी के अलावा डिफरेंट एक्टिविटीज़ में मोटिवेट करें उनको पार्टिसिपेट करने के लिए। उनमें विश्वास रखें कि हाँ, ये भी उनको बताना है कि मुझे पूरा विश्वास है कि आप ऐसा कर सकते हैं। और अगर वो पोअरली परफॉर्म कर रहे हैं तो उन्हें ब्लेम ना करें और सक्सेसफुल होने में उनकी हेल्प करें। थैंक यू वेरी मच। आई होप यू हैव अंडरस्टूड।